आपके यहाँ तो ऐसे ऐसे रेपिस्ट बैठे निशिकांत जी, जिन्होंने पहलवान बेटियों तक को नहीं छोड़ा, और कौन से महिला आरक्षण की आप बात करो? गजब के आदमी तो निकालते पार्टी से आप। सब देखते आज एक मिनट लास्ट सभापति जी, एपस्टीन का जो मामला था उसमें तो आपके एक मंत्री का नाम आ गया था। मंत्री जी बैठे प्लीज और ये बैठे हैं, बताओ आराम से। बेनीवाल जी प्लीज। तो बिठाओ साहब। सभापति महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे सदन में आज संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026, संघ राज्य क्षेत्र विधि संशोधन विधेयक 2026, परिसीमन विधेयक 2026 पर सदन में जो चर्चा हो रही है, आपने मुझे बोलने का निशिकांत जी प्लीज। निशिकांत जी प्लीज। आधा घंटा अलग टाइम मिलेगा आपको, आधा घंटा। सभापति महोदय, मैं और मेरी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी हमें स्पष्ट करना ओवैसी जी प्लीज महिला आरक्षण। ओवैसी जी प्लीज। आप हनुमान जी निशिकांत जी प्लीज। निशिकांत जी प्लीज बैठिए। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट द स्पीच ऑफ हनुमान बेनीवाल। मेरे 3 मिनट ले लिए साहब। नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड एक्सेप्ट द स्पीच ऑफ हनुमान बेनीवाल जी प्लीज। सभापति महोदय, ओवैसी जी प्लीज बैठिए। मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से निशिकांत जी ओवैसी जी प्लीज बैठिए प्लीज। यस, शुरू करो। निशिकांत बाबू दोनों एक हो। सभापति महोदय, मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से स्पष्ट करना चाहता हूं कि हम महिला आरक्षण के पक्ष में हैं और महिला वर्ग को सम्मान मिले, महिलाओं को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिले, ये हमारी विचारधारा भी। हम महिला आरक्षण के खिलाफ नहीं, लेकिन इस तरह के मनमानी वाले और दलित, आदिवासी, ओबीसी वर्ग तक कमजोर राजनीतिक प्रतिनिधित्व वाले मुस्लिम समाज को नुकसान पहुंचाने वाले परिसीमन का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विरोध करती है। महोदय, इस सदन में वर्ष 2023 के अंदर जब नारी शक्ति वंदन विधेयक लाया गया, तब हमने उस वक्त भी महिला आरक्षण समर्थन किया था और सरकार से पूछा कि इस आरक्षण को कब और किस रूप में लागू किया जाएगा। तब सरकार ने जवाब दिया कि जनगणना के बाद इसे लागू करेंगे, और हम सभी विपक्षी साथियों ने जातिगत जनगणना की मांग उठाई। इस पर भी सरकार को सहमत होना पड़ा, लेकिन अब जातिगत जनगणना से पहले आप ये परिसीमन विधेयक लाकर दलित, ओबीसी और मुस्लिम वर्ग के हक और अधिकारों पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से पूछना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव है, वहाँ आचार संहिता लगी हुई है। ऐसे में ऐसी क्या नौबत आ गई जो चुनाव के मध्य बिल लाएगा, और देश की जनता में जो चर्चा है उससे स्पष्ट हो गया कि महिला आरक्षण के नाम पर सत्ता पक्ष केवल दिखावा करने में भरोसा रखती है। सभापति महोदय, परिसीमन के प्रस्तावों को लेकर देश भर से कई गंभीर चिंताएं सामने आई। असम और जम्मू कश्मीर में जिस तरह से परिसीमन किया गया, वे दिखता कि इन विधेयकों का असली उद्देश्य विषय वस्तु छल कपट से भरी है और इनका प्रभाव बेहद व्यापक और नुकसानदेह। इन्हें उनके वर्तमान स्वरूप में पूरी तरह खारिज किया जाना चाहिए। सभापति महोदय, मैं आज इस सदन में गहरी चिंता और जनता की आवाज़ लेकर खड़ा हुआ हूँ, क्योंकि ये विषय केवल तकनीकी या प्रशासनिक नहीं, बल्कि देश के लोकतांत्रिक ढांचे, संघीय संतुलन, सामाजिक न्याय की आत्मा जुड़ा प्रश्न है। महोदय, संविधान संशोधन कोई साधारण विधायी प्रक्रिया नहीं होती। ये देश की मूल भावना, संविधान निर्माताओं के विजन और जनता के विश्वास को प्रभावित करती है। लेकिन आज जो 131वां संशोधन विधेयक लाया गया, उसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनसे आशंका पैदा हो रही है कि सामाजिक न्याय की नींव, विशेषकर ओबीसी, एससी और एसटी वर्गों के अधिकार कमजोर किए जा सकते हैं। इसलिए मैं मंत्री जी को ये भी कहना चाहता हूँ कि आप ये नहीं भूलें कि हमारा संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और हमारे संविधान निर्माताओं की मेहनत, संघर्ष और दूरदृष्टि का परिणाम है। सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि लोकतंत्र केवल बहुमत का नाम नहीं, ये सहमति, संवेदनशीलता और संतुलन का नाम है। आज देश में धारणा बन रही है कि महत्वपूर्ण संवैधानिक बदलाव बिना व्यापक चर्चा, बिना जन सहमति के किए जा रहे हैं, जो बहुत बड़ी चिंता का विषय है, क्योंकि हम विश्व के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नागरिक भी हैं। मैं स्पष्ट कहना चाहता हूँ, लोकतंत्र नंबर गेम नहीं। सभापति महोदय, लोकतंत्र विश्वास का नाम, और एनडीए की सरकार के पिछले कुछ वर्षों के कार्यकाल के अंदर देखें तो सरकार उसी विश्वास को तोड़ने का काम करी जिस विश्वास से देश की जनता ने उन्हें बहुमत। भारत में बड़ा हिस्सा ओबीसी वर्ग का। सभापति महोदय, ओबीसी का आरक्षण भी है। अगर जातिगत जनगणना के बाद सरकार कुछ करती तो सरकार का संदेश सकारात्मक जाता। आप देखो, सरकार कह रही 2011 की जनगणना के आंकड़ों के हिसाब से हम करेंगे। 5 वर्ष से अधिक का समय हो गया, अब तक नई जनगणना नहीं हुई।
कुछ समय पहले ही प्रारंभ हुई। आप ये तो 2011 की जनगणना के आधार पर कर रहे हो, मगर देश में कई योजनाएं, विशेषकर गरीबी जुड़ी योजनाओं, जनगणना के आंकड़ों के हिसाब चलती है और 2011 के बाद जनसंख्या बढ़ी, मगर आपने गरीबों के लिए लाभों की सीमित योजनाओं का लाभ देने में क्यों नहीं सोचा कि जनगणना का इंतजार किए बिना जनता को उन योजनाओं का लाभ प्रदान करें जिसकी वास्तव में उन्हें जरूरत है। सभापति महोदय, जातिगत जनगणना के बाद सरकार एक कदम उठाती और ओबीसी वर्ग के लिए भी विधानसभा और लोकसभा में आरक्षित प्रावधान रखती तो, और जनगणना के बाद SC ST की सीटों को बढ़ाने का प्रावधान रखती तो शायद देश की जनता कहती कि सरकार बाबा साहब के आदर्श और विचार को मानती है। मगर जनगणना में देरी होगी, इसलिए हम ये बिल लाए। इस देरी की जिम्मेदार भी सरकार। इसलिए मैं प्रधानमंत्री जी को पूछना चाहता हूं कि सबसे बड़ी बात यह है कि इतने बड़े संवैधानिक बदलाव बिना व्यापक चर्चा और सहमति क्यों लाए जा रहे हैं। चर्चा समाज लोकतंत्र का हिस्सा, मगर न राज्यों से समाज न सभी दलों से सहमति। सिंगल मेंबर पार्टी को तो बुलाया नहीं आपने, न जनता जरा है। क्या आपकी यही वो तरीका जिसे आप लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा बता रहे हैं। सभापति महोदय, मेरे से पूर्व कई सदस्यों ने कहा कि हमारा लोकतंत्र व्यक्तिगत वोट मूल्य के सिद्धांत के आधार पर ये एक न्याय संगत सिद्धांत है जो आदरणीय बाबा साहब भीमराव अंबेडकर द्वारा निर्मित हमारे संविधान के नीति है। यानी प्रत्येक नागरिक को एक वोट देने का अधिकार, उस वोट का मूल्य बराबर है, चाहे किसी गरीब का वोट है, करोड़पति का, महिलाओं का, पुरुष का, चाहे वो नागरिक किसी भी राज्य में निवास करता हो, सबके वोट का मूल्य बराबर है। सिद्धांत हमारे लोकतंत्र की बुनियाद है। माननीय काशीराम जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी का नारा दिया था, यानी राजनीतिक प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए। सभापति महोदय, 2011 की जनगणना के अनुसार मैं राजस्थान की बात करूं, जहां से मैं आता हूं, जनसंख्या 6.85 करोड़ थी। राजस्थान में 6.85 करोड़ को 14.20 लाख की जनसंख्या प्रति लोकसभा विभाजित करने पर 48 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र बनता कर परिसीमन होता है। लेकिन आप जो कर रहे हैं, एक मिनट साहब, आप जो कर रहे हैं इससे 10 लोकसभा की सीटों का नुकसान होगा। इसलिए आप जवाब दें कि इस विषय में राजस्थान की जनता सरकार की मंशा को जान सके। सभापति महोदय, मेरा कुछ सुझाव है। क्या इन विधेयकों को लाने से पहले पर्याप्त पब्लिक कंसल्टेशन लिया गया? बिल को जल्दबाजी में लाया गया जिससे सांसदों को अध्ययन का समय नहीं मिला। एक दिन पहले बिल मिला था, आपने ऐसा क्यों किया? देश की जनता के मन में प्रश्न है कि क्या बिल संविधान के मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है? कई राज्यों की बड़ी शंका है कि सरकार का एक कदम क्या संघीय ढांचे को कमजोर करता है। क्या सरकार दक्षिण भारत और अन्य संतुलित जनसंख्या वाले राज्यों के हितों की रक्षा करेगी? क्या सुनिश्चित किया जाएगा कि संसद में प्रतिनिधित्व का संतुलन बिगड़ा नहीं? परिचय आयोग में जुडिशियल रिव्यू की सीमा क्या होगी? इस आयोग के निर्णय में संसद की क्या? एक मिनट सभापति, मेरा ये आग्रह है कि इसको जो अभी महिला के बारे में आज जो बात कही गई सारी, प्रधानमंत्री भी चिंतित थे, विपक्ष के लोग चिंतित थे, लेकिन 14 से 26 आ गया, मना कौन कर रहा था? और 23 के अंदर बात ही 24 में ले आते। मेरा आग्रह था कि आपके यहाँ तो ऐसे ऐसे रेपिस्ट बैठे निशिकांत जी, जिन्होंने पहलवान बेटियों तक को नहीं छोड़ा, और कौन से महिला आरक्षण की आप बात करो? गजब के आदमी तो निकालते पार्टी से आप सब देखते। आज एक मिनट लास्ट सभापति जी, एपस्टीन का जो मामला था उसमें तो आपके एक मंत्री का नाम आ गया था। मंत्री जी बैठे प्लीज और ये बैठे हैं, बताओ आराम से। भास्कर बागरे जी, जरा सा भी वो नहीं है कि भाई किस तरह नाम इनका आया। धन्यवाद। दुर्भाग्य है, पूरा देश देख रहा है। भास्कर बागरे जी, नो